नमस्कार, जय हिंद। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संसाधनों को लेकर एक फैसला दिया है कि कौन सा संसाधन निजी है और कौन सा राज्य का। पहली बात तो ये कि किसी भी स्टेट के पास या राज्य के पास इतने संसाधन होने चाहिए कि वह संसाधनों के संकेंद्रण से बच सके, उनके सेंट्रलाइजेशन से बच सके। यह तो सब जानते हैं कि हमारे संविधान में जो आर्थिक सिद्धांत थे मुख्य रूप से समाजवादी विचारों पर आधारित हैं, खासकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल बार बार उठता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संपत्ति और प्रोडक्शन के साधनों का संकेंद्रण रोके, उनका सेंट्रलाइजेशन रोककर आम भलाई के लिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। अब यह व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं जा रहा, इसी पर बात हो रही थी। तो ये ऐसी बातें हैं जैसे कह रहे हो कि राज्य को जो करना है करे, लेकिन क्या इसे करने के लिए दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए? जबकि राज्य का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय के किसी भी समुदाय के जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड हों ताकि आम आदमी की भलाई हो सके, उसकी सेवा हो सके, और जो आर्थिक प्रणाली है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो आम आदमी के नुकसान में काम ना करे। यही बात संविधान के हमारे आर्टिकल 39B और C में भी कही गई है। तो यह तो मान लिया गया कि राज्य को बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है, लेकिन क्या उसे हर किसी के जो प्राइवेट रिसोर्सेस है उसमें घुसने का हक है? यह सवाल अब कोर्ट के सामने था कि जैसे राज्य क्या अपनी पहुंच को हर जगह बढ़ा सकता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया कि जो जितने भी सभी निजी संसाधन हैं वो भौतिक संसाधनों के तहत नहीं आते। यह फैसला बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट अब यह देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या आर्थिक विचारों का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि वह हर निजी संपत्ति को अपनी पहुंच में ले सके। तो अब मान लीजिए जैसे कोई अपनी बीवी का गहना भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, वैसे ही कोर्ट यह चाहती थी कि हर निजी संपत्ति पर क्या राज्य का हाथ बढ़ा दिया जाना चाहिए? अगर कोई अपनी बीवी का गहना नहीं देना चाहता, क्या राज्य उसे जबरदस्ती ले लेगा? कहने का मतलब है कोर्ट के बहुमत का विचार यह है, जो 9 जजों की पीठ है उसमें बहुमत से यह कहा है कि यह दृष्टिकोण है ना बहुत डिटेल एनालिसिस वाला है, जो कुछ पुराने फैसलों में अपनाया गया था। अब ये नहीं चलेगा। यानी पहले कुछ मामलों में तो कोर्ट ने सोचा था कि हर कोई तो अपना कुछ ना कुछ योगदान दे ही सकता है, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया नहीं भाई, इस बार ये ज़्यादा नहीं चलने वाला। मतलब वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप यह निर्णय ये कहता है कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किसी विशेष विचारधारा के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मतलब जैसे हम पुराने कपड़े पहनकर नहीं चलते, वैसे ही हम पुराने सिद्धांतों पर टिककर नहीं रह सकते। यह अब नई सोच और नए तरीके से देखा जाना चाहिए, कोर्ट ने ये कहा। अब कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि ऐसे पुराने फैसलों को नकारा जाए या इनको बदला जाए जो आर्थिक दृष्टिकोण से एक तरफा थे। अब यह बात कुछ इस तरह समझें जैसे पुराने समय में हमें लगा करता था कि पुरानी चीज़ों में जादू होता है, लेकिन आजकल का दौर कुछ और है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अब पुरानी बातों को छोड़िए और कुछ नया सोचिए। वहाँ पर जहाँ बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पर तो नया सोचने की भी ज़रूरत है। बहुमत का दृष्टिकोण क्या कहता है? जबकि सिद्धांतिक रूप में निजी संसाधन समुदाय के संसाधनों का हिस्सा हो सकते हैं, राज्य के लिए इन्हें क्या करना होगा? टेक ओवर करना होगा इनका, और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड करना होगा। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव कारकों पर ये डिपेंडेंट होते हैं। अब किसी भी संसाधन का नेचर क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, क्या उसका अधिग्रहण करने से किसी समुदाय को फ़ायदा होने वाला है? क्या ये रिसोर्सेस ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर हैं? क्या इन रिसोर्सेस का निजी हाथों में सेंट्रलाइजेशन होने से परिणाम स्वरूप समाज को नुकसान हो सकता है? तो यह विचार कुछ इस तरह से समझिए जैसे अगर आप किसी दोस्त से चॉकलेट मांगते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि मुझे चॉकलेट दो क्योंकि यह मेरा अधिकार है, बल्कि आपको यह देखना होगा क्या वह चॉकलेट ज़रूरी है, क्या यह चॉकलेट या फिर बहुत कम है, या फिर क्या वह आपके दोस्त के पास होने से सभी को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ कोर्ट कह रहा है कि राज्य को निजी संपत्ति पर हाथ डालने से पहले ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो भी होता है वो हमेशा इमिनेंट डोमेन पर बेस्ड होता है, मतलब एक उत्कृष्ट डोमेन पर बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पर स्टेट कह सकता है कि मैंने अगर इस ज़मीन को ले लिया है क्योंकि यह राज्य के काम आती है, जैसे आपका दोस्त कहे कि ये मेरी चॉकलेट है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं इसे दे सकता हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है यह अच्छे काम के लिए ज़रूरी है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राज्य को किसी संसाधन का इस्तेमाल करना है तो उसे पूरी तरीके से साफ सुथरे तरीके से करना होगा। यह वैसे है जैसे आप किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो यह करना होता है कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में, और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को उचित मौके मिले। तो दूसरी ओर उपयोगिताओं की अगर आप बात करें, सेवाओं की बात करें और इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन की बात अगर अपन कर रहे हैं, तो संवैधानिक औचित्य की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बताता है कि अगर सरकार कुछ चीज़ों को अपने हाथ में लेती है तो उसे संविधान से मान्यता मिलनी चाहिए, जैसा कि द हिंदू का ये आर्टिकल कह रहा है। जैसे आपको किसी पार्टी में सेंटर पोजीशन पर बैठना हो तो क्या चाहिए, पार्टी के अन्य सदस्यों की, वहाँ पर विद्यमान लोगों की परमिशन चाहिए होती है। बहुमत का कहना सही है कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 39 को व्यापक शब्दों में इसलिए लिखा था ताकि वो भविष्य में आने वाली सरकारों को किसी एक आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से कहीं उनको सीमित ना कर दें, उनको बांध ना दें। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान बनाने वाले लोग चाहते थे कि सरकारों को भविष्य में किसी एक विचारधारा से परेशान ना किया जाए। जैसे आप किसी दोस्त से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा मेरी तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपनी भी सोच अपनाओ, कुछ अपनी सोच बनाओ। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया भी यही अपनी सोच बना रहे हैं और जो पीठ थी उससे असहमति व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुमत से असहमत हूँ। जैसे कोई पार्टी में कहते नहीं भाई अब मज़ा नहीं आ रहा, मैं कुछ अलग चाहता हूँ, और उनका मत था कि समाज में जो असमानता है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सुधांशु धूलिया जी को ऐसा लग रहा था कि शायद पीठ उस असमानता पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने इसी वजह से वो रिमेनिंग जो 8 जज थे, 8 जज थे, उनके साथ 9 जज थे ना टोटल, तो उनमें से जो 8 जज थे उनसे सवाल भी किया कि जो फिजिकल रिसोर्सेज की डेफिनेशन को सीमित क्यों कर रहे हैं आप, इसको लिमिटेड कर रहे हैं। ये सवाल कुछ इस तरह से जैसे आप कह रहे हो अरे यह रिसोर्सेज तो हमें और चाहिए थे, क्यों केवल कुछ ही लोगों को दिए जा रहे हैं। तो जज धूलिया का कहना था कि रिसोर्सेज का जो अधिकार है वो सभी को बराबरी से मिलना चाहिए, चाहे स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन था और जो डिसीजन था, जो प्राइवेट रिसोर्सेज पर बेस्ड था कि कैसे क्या प्राइवेट रिसोर्सेज को स्टेट एक्वायर कर सकता है, उस पर बेस्ड था। तो उम्मीद करते हैं द हिंदू का ये डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा होगा, वो भी हिंदी में। तो बने रहिए हमारे साथ और इस तरह के और भी डिस्क्रिप्शन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।